हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होने वाला है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ऑल्दो आपने प्रोबेबिलिटी को छोटे क्लासेस में जरूर से सीबीएसई में स्टडी किया होगा एंड आपको एक बेसिक ओवरऑल आइडिया होगा दैट व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एंड किस तरीके से इसके क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रेम हो सकते हैं। बट जनरली अगर हम लोग मॉडर्न मैथ्स की बात करें तो अब हम लोग जो प्रोबेबिलिटी करने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के भी सारे कॉन्सेप्ट जो है वो लगेंगे। ठीक है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्रोबेबिलिटी का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप एक बार परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे से स्टडी कर लो। मैंने उसमें काफी ज्यादा डिटेल में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन में हम लोगों को देख करके पता चलेगा दैट परम्यूटेशन का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ये सब बेसिक्स आपको जो है वो जरूर से क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी जो है वो आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो चलो इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल हम लोग जो है वो सबसे बेसिक व्हाट इज प्रोबेबिलिटी से हम लोग लेकर के काफी अच्छे तरीके लेवल तक जो है हम लोग चलते हैं। जनरली अगर हम लोग हायर मैथमेटिक्स की बात करें तो प्रोबेबिलिटी में बहुत ही ज्यादा टिपिकल, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, बट आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो आपको इजी टू मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चंस जो है वो प्रोबेबिलिटी से देखने को मिले हैं। बहुत रेयर चांस हुआ है दैट प्रोबेबिलिटी से आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल जाए, बिकॉज ऑब्वियसली एग्जामिनर को डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ तो जरूर से एग्जाम में डालने होते हैं, तो वो जो है वो रैंडम किसी भी टॉपिक से वो जो है वो पिक करके डाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी से आपको इजी टू मॉडरेट लेवल तक के ही क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो चलो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है, ओके, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है चांस। ठीक है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी यानी कि किसी भी चीज के होने की क्या संभावना है, क्या चांस है, ठीक है, कितना पॉसिबिलिटी है, उसको हम लोग जो है वो प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, कॉइन के एक तरफ पर हेड होता है एंड दूसरी तरफ पर क्या होता है, दूसरी तरफ पर आपका ऑब्वियसली जो ऑपोजिट साइड है वहां पर क्या होगा, टेल होगा। तो जब भी आप एक कॉइन को एयर में फ्लिप करते हो तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी होती है दैट या तो कॉइन जो है वो हेड पर आकर के जो है वो गिरेगा, या तो कॉइन जो है वो टेल शो करेगा ग्राउंड पे गिरने के बाद। ठीक है, दिस इज बेसिकली कॉइन। तो यहां पर आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, दो चांस है आउटकम की। आउटकम हम लोग सब डेफिनेशन जो है वो आगे चल करके देखेंगे। ठीक है, तो दो चीजें आ सकती है कॉइन को टॉस करने की वजह से, या तो हेड आ सकता है या तो फिर टेल आ सकता है। सिमिलरली अगर हम लोग एक डाइस की बात करें, जो आपने लूडो जरूर से अपने लाइफ में खेला होगा, तो जब हम लोग एक लूडो को प्ले करते हैं तो लूडो के डाइस को, तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है नंबर्स के आने की। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 या फिर 6, ये 6 पॉसिबिलिटी होती है डाइस में नंबर्स के आने की। करेक्ट, डन। अब देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि कितना परसेंट चांस है दैट हमारे पास कोई भी एक आउटकम आए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं कॉइन को टॉस करूं तो कितना चांस है, क्या कोई आप क्या आप बता सकते हो दैट अगर आप हेड लेते हो तो आपका जीतने का चांस ज्यादा होगा, आप अगर टेल लेते हो तो आपके जीतने का चांस ज्यादा होगा। वैसे कुछ कॉन्सेप्ट में डिपेंडिंग ऑन दैट प्रिंटिंग के बेसिस पे कुछ लोग क्लेम करते हैं दैट हेड जो है वो ज्यादा टाइम्स आता है, बट फिर भी हम लोग मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 50% होती है एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 50% होती है। ठीक है, यानी कि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं कह सकता है दैट हेड आने की, जो मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, दैट हेड लोगे तो आपका जो चांसेस है वो 50% से ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ 50% आया, वैसे तो आपको पता ही होगा, बट जस्ट इन केस हम लोग प्रोबेबिलिटी को फाइंड कैसे करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए आप नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को मेंशन करते हो, फेवरेबल केसेस, एंड इसको आप डिवाइड करते हो टोटल नंबर ऑफ केसेस से, टोटल नंबर ऑफ केसेस। केसेस यानी कि वो सारे के सारे रिजल्ट्स जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एंड फेवरेबल का मतलब होता है दैट हम लोग कौन से रिजल्ट में इंटरेस्टेड है। जैसे हम लोग अगर कॉइन की बात करें, मैं आपसे पूछता हूं हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम लोग कितने केस में इंटरेस्टेड है, केवल और केवल एक केस में इंटरेस्टेड है जो कि ये हेड आना, तो ऊपर हम लोग मेंशन करेंगे 1।
डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस, यानी कि टोटल कितने रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो टोटल हमारे पास 2 रिजल्ट्स आ सकते हैं, दैट इज हेड एंड टेल, इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो टोटल रिजल्ट जो है वो 2 है, बट हम लोग इंटरेस्टेड केवल और केवल एक में है, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। इसको आप परसेंटेज में कैलकुलेट करते हो 100 से मल्टीप्लाई करके, तो ये जो है वो 50% आ जाएगा। जनरली हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी को 1 तक का ही जो है वो मेंशन करते हैं। प्रोबेबिलिटी अगर आपसे परसेंटेजेस में पूछी गई हो क्वेश्चन में, तब आप परसेंटेज का यूज करोगे, बट जनरली हम लोग फ्रैक्शन में रखते हैं, एंड फ्रैक्शन के अलावा हम लोग जो है इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका मतलब हो जाता है 0.5 बेसिकली प्रोबेबिलिटी है दैट हेड आएगा। सिमिलर वे में अगर हम लोग टेल का भी फाइंड आउट करना चाहें, तो सेम प्रोसेस से जाते हुए आपको टेल की भी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 देखने को मिलेगी। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग डाइस की बात करें, मैं आपसे लेट्स से पूछता हूं 4 के आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो हम लोग कितने केस में इंटरेस्टेड है। रिमेंबर केसेस मैंने पूछे हैं, तो एक केस में इंटरेस्टेड है, ये 4 मत मेंशन कर देना गलती से भी, ये तो बस एक नंबर है, करेक्ट। हम लोग जो है एक केस में हम लोग इंटरेस्टेड है, एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ केसेस अगर आप काउंट करो तो 6 है, तो 1/6। अगर आप इसको फ्रैक्शन में रखना चाहते हो तो फ्रैक्शन में रख सकते हो, या फिर अगर आप इसको जो है वो परसेंटेज में रखना चाहो तो परसेंटेज में। जनरली हम लोग इसको जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है 0.167 जो है वो किसी भी एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, यानी कि हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.167। ठीक है, अगर आप इसको जो है वो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ऑब्वियसली आपका जो रिजल्ट है वो 1 आ जाएगा। 1 का क्या मतलब होता है, 1 का मतलब होता है पूरे के पूरे प्रोबेबिलिटी, करेक्ट, यानी कि कुछ ना कुछ हो, मतलब ओके 1 हम लोग आगे चल के समझ लेते हैं। ओके, अब इसके बाद हम लोग कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं जो कि हम लोगों को प्रोबेबिलिटी में जरूरत है समझने की। ठीक है, तो अगर हम लोग डेफिनेशंस की बात करें तो सबसे पहले आपको समझना है दैट एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ठीक है, हम लोग यहां पर मेंशन कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब देखो एक्सपेरिमेंट का बेसिकली ये मतलब होता है दैट एनी एक्शन, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, कोई भी एक्शन आप परफॉर्म करते हो जहां पर 2 या 2 से ज्यादा रिजल्ट आते हो, आउटकम आते हो, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एनी एक्शन और ऑपरेशन परफॉर्म्ड रिजल्टिंग इन 2 और मोर कह लो या फिर मोर देन 1 कह लो, 2 और मोर outcomes is known as experiment, is called experiment, an experiment कह लो। ठीक है, अब देखो एक्सपेरिमेंट का बेसिक सा मीनिंग है दैट कोई भी एक्टिविटी आप करते हो जहां पर आपको 2 या 2 से ज्यादा रिजल्ट मिले। आउटकम का कुछ भी मतलब नहीं है, आउटकम्स का मतलब होता है रिजल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लिपिंग अ कॉइन, अगर आप किसी कॉइन को फ्लिप करते हो तो ये एक तरीके की एक्टिविटी है, एंड इस एक्टिविटी से हम लोगों को क्या रिजल्ट मिलता है, या तो आपका जो कॉइन है वो लैंड करेगा हेड के साथ, या फिर आपका जो कॉइन है वो लैंड करेगा टेल के साथ। ठीक है, तो ये 2 पॉसिबिलिटी हो जाती है जिसकी वजह से हम लोग फ्लिपिंग अ कॉइन को एक एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड आप मेंशन कर लो, सेकंड हम लोगों को समझना है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का सिंपल सा मीनिंग होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने एक डाई को रोल किया तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर मैं इन सबके सबको रिप्रेजेंट करूं तो इसी को हम लोग जो है वो सैंपल स्पेस कहते हैं। मतलब कि ये 1 से लेकर के 6 तक जो नंबर मैंने लिखा हुआ है, मेंशन किया है, ये सेट है उन सभी आउटकम्स की जो कि आ सकते हैं अगर हम लोग किसी डाई को रोल करते हैं। तो इसको बेसिकली हम लोग जो है वो सैंपल स्पेस कहते हैं। ओके, सैंपल स्पेस के बाद जो नेक्स्ट चीज हम लोगों को समझनी है वो समझनी है इवेंट। ओके, इवेंट बेसिकली कुछ भी नहीं होता है, इवेंट का मतलब होता है दैट भाई हम लोग कौन से सैंपल स्पेस में इंटरेस्टेड है, या फिर आप इसको कह सकते हो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस जैसे कि फॉर एग्जांपल
हमारे पास अगेन डाई का हम लोग अगर एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनती है इस एक्टिविटी की, इस एक्सपेरिमेंट की 1 2 3 4 5 6। बट लेट्स से आपको क्वेश्चन में बोला गया है दैट क्या प्रोबेबिलिटी है दैट हमारे पास जो है वो आउटकम 4 आए। तो हमारा जो इवेंट है ना वो हमारे 4 पे आकर के रुक जाता है, यानी कि ये जो 4 है वो हमारे सैंपल स्पेस का एक आउटकम है। एंड हमारा जो क्वेश्चन है या फिर हम लोग इंटरेस्टेड है इस 4 के बारे में पता लगाने में, तो इसलिए हमारा जो ये 4 है इसको हम लोग एक इवेंट बोलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको डेफिनेशन समझना है इम्पॉसिबल इवेंट का। इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, तो एज द नेम सजेस्ट इसका मैं डेफिनेशन मेंशन नहीं करूंगा यहाँ पर। ऐसा इवेंट जो कि हो ही नहीं सकता। एग्जांपल के लिए क्या पॉसिबिलिटी है दैट एक डाई को जब आप रोल करते हो तो फिर हमारा जो डाई है वो उसको 7 नंबर शो करे। ऑब्वियसली हमारे डाई में 7 नंबर नहीं है, अगर हम लोग नॉन बायस डाई लेते हैं तो वहां पर 7 नंबर जब है ही नहीं तो उसके आने की पॉसिबिलिटी भी 0 रहेगी, तो वो एक तरीके से इम्पॉसिबल इवेंट बन जाता है। उसके बाद आता है आपका श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, अब ये श्योर इवेंट जो होता है वो इम्पॉसिबल इवेंट का एकदम एक्जैक्टली ऑपोजिट होता है। श्योर इवेंट का मतलब है ऐसा इवेंट जो कि 100% होगा ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं दैट क्या प्रोबेबिलिटी है दैट अगर आप किसी डाई को रोल करते हो तो 1 से 6 तक के बीच का कोई नंबर आ जाए, या तो 1 आ जाए या तो 2 3 4 5 6 में से कोई एक नंबर आ जाए, तो ऑब्वियसली इट इज अ श्योर इवेंट। ये 100% होगा दैट 1 से 6 के बीच में कुछ ना कुछ तो जरूर से ही आएगा, तो इसलिए ये भी जो है वो एक तरीके का श्योर इवेंट है। ठीक है, श्योर इवेंट के बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट आप समझ लो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इवेंट शो करता हूं, मेंशन करता हूं 6 को लेकर के, दैट हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं a इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये एक इवेंट है। क्यों एक इवेंट है? क्योंकि ये जो 6 है वो हमारे सैंपल स्पेस का एक टुकड़ा है, एक पार्ट है, एक सबसेट है, इस तरीके से आप समझ लो। अब मैं कहता हूं दैट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो देखो ए का कॉम्प्लीमेंट होता है ए को छोड़ करके सारे के सारे आउटकम्स, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट वर्क करता है। ये चीज मैंने आपको सेट में भी बता रखी है, किस तरीके से आपको ये समझना है। तो ये हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा सिंपल इवेंट। नेक्स्ट हमें समझना है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट, देखो सिंपल इवेंट क्या होता है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो ये एक तरीके का सिंगलटन सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। ठीक है, इट इज अ सिंगलटन सबसेट। सिंगलटन सबसेट क्या होता है भाई? सिंगलटन का मतलब होता है जहां पर केवल और केवल एक एलिमेंट हो। मैंने आपको सेट्स में ये चीज बता रखी है। इट इज अ सिंगलटन सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। ठीक है, मतलब मैं अगर किसी ऐसे इवेंट की बात करूं जिसमें केवल और केवल एक ही इवेंट प्रेजेंट है, तो ऐसे केसेस में हम लोग जो है वो इस तरीके को सिंगल सबसेट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह लो दैट हमारे पास लेट से दो हम लोगों ने कॉइन्स को थ्रो किया है, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है 2 हेड्स, एक हेड एक टेल, फर्स्ट टेल सेकंड हेड एंड 2 टेल। अगर मैं आपसे पूछता हूं दैट दोनों हेड आने की अगर हम लोग इवेंट को डिस्क्राइब करें तो ये केवल और केवल तभी होगा जब दोनों हेड आ जाए। करेक्ट, दोनों टाइम हेड आ जाए। तो इसमें कितने एलिमेंट्स है भाई? केवल और केवल एक ही एलिमेंट है, तो ये सिंपल इवेंट हो गया। अगर मैं आपसे पूछता हूं एटलीस्ट 1 हेड, तो बी में अगर आप एक नया इवेंट मेंशन करते हो एटलीस्ट 1 हेड, तो इसमें दोनों हेड वाले भी रहेंगे, एक हेड एक टेल वाला भी रहेगा, एक टेल एक हेड वाला भी रहेगा, एंड दोनों टेल वाला तो नहीं रह सकता है बिकॉज मैंने एटलीस्ट 1 हेड बोला है। तो ये सिंपल इवेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर सिंपल इवेंट तभी होगा जब आपका एलिमेंट केवल और केवल एक हो। तो ये ए जो है वो हमारा एक तरीके से सिंपल इवेंट जो है उसकी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कंपाउंड इवेंट क्या होता है। कंपाउंड इवेंट बेसिकली जॉइंट अकरेंस ऑफ 2 और मोर सिंपल इवेंट होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर मेंशन कर लो, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, इसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। दिस इज कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट, ठीक है। कंपाउंड इवेंट क्या होता है? कंपाउंड इवेंट का मतलब होता है जॉइंट अकरेंस ऑफ 2 और
मोर सिंपल इवेंट। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन है। चलो नेक्स्ट हम लोगों को समझना है कंपाउंड इवेंट के बाद इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट जो है वो आपको बहुत बार क्वेश्चंस में जो है वो देखने को मिल जाएगा, इसलिए आपको ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो इक्वली लाइकली इवेंट का सिंपल सा मीनिंग होता है, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। एक ऐसा इवेंट जिसमें किसी भी आउटकम के आने का जो चांस है ना वो बराबर हो, मतलब किसी भी एक आउटकम को प्रेफरेंस ना मिल रही है, इसलिए हम लोग इसको इक्वली लाइकली बोलते हैं। मतलब इक्वली लाइक हो रहा, लाइक है मतलब इक्वली पॉसिबिलिटी है सभी इवेंट के आने की। ठीक है, तो यहाँ पर आप डेफिनेशन मेंशन कर सकते हो, नो प्रेफरेंस ऑफ एनी वन इवेंट no preference of any one event over another। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो that there is no reason for one event to occur in preference to another event। जैसे अगर हम लोग डाई को रोल करते हैं तो हमारे पास क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या आप मुझे बता सकते हो that यहाँ पर इन सभी में से किसके आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है? ऑब्वियसली सबके आने की पॉसिबिलिटी जो है वो इक्वली लाइकली है, बराबर है, करेक्ट। 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, बट मैं एक ऐसा डाइस लेकर के आता हूं जिसमें 4 बार 4 टाइम्स 6 मेंशन्ड है एंड एक बार 3 एक बार 2, एज सिंपल एज दैट। अब मुझे आप ये बताओ, क्या यहाँ पे 6 को प्रेफरेंस नहीं मिल रही है? अगर मैं अब इस डाई को रोल करता हूं तो हमारा ये जो नंबर्स है ना, इन सबको मैं इक्वली लाइकली इवेंट की कैटेगरी में नहीं रखूंगा। 6 के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/6 हो जाएगी, यानी कि 2/3, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 66.67 यानी 67% चांस हो जाएगा 6 के आने का। बट 3 और 2 के आने का कितना चांस होगा? सेम 1/6 रह जाएगा, करेक्ट। तो ये हमारा इक्वली लाइकली इवेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। ओके, चलो इक्वली लाइकली के बाद जो नेक्स्ट टर्म हम लोगों को समझना है वो हम लोगों को समझना है एग्जॉस्टिव इवेंट। ये कुछ डेफिनेशन है जो कि आपको आने चाहिए, अदरवाइज अगर आप इन सभी को टर्म्स को क्वेश्चन में देखते हो तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। इससे बेटर है क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले इन सारे के सारे टर्म्स का मीनिंग अच्छे तरीके से समझ लें। एग्जॉस्टिव इवेंट, देखो एग्जॉस्टिव इवेंट का ये मीनिंग होता है दैट ऐसे इवेंट्स जो कि बेसिकली दोज इवेंट्स दैट कंटेन ऑल द आउटकम्स इन अ सैंपल स्पेस, उनको हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं। ठीक है, आप इसके डेफिनेशन को मेंशन कर सकते हो, इवेंट्स दैट कंटेन all the outcomes of in a sample space, outcomes in a sample space। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं एंड मैं आपसे पूछता हूं क्या प्रोबेबिलिटी है दैट या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए, ऑब्वियसली आपने सारी पॉसिबिलिटी जो है इवेंट के फॉर्म में रख दी, तो वो हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट है। जितने भी सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके इवेंट में भी आ जाएंगे। एग्जॉस्टिव इवेंट के बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आपको समझना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का ये मतलब होता है दैट अगर दो इवेंट जो है वो एक साथ अकर नहीं हो रहे, ठीक है, दे आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यानी कि आप कह सकते हो इसको बेसिकली हम लोग डिसजॉइंट भी बोलते हैं, डिसजॉइंट। ठीक है, मतलब कि एक इवेंट का होने ना होने से दूसरे इवेंट के होने ना होने पे कोई ज्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हो इवेंट्स दैट डू नॉट हैव एनीथिंग एनी आउटकम इन कॉमन, इवेंट्स दैट do not have any outcomes in common। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक डेफिनेशन थे, ठीक है, जो कि आपको अच्छे तरीके से समझने हैं। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट का मीनिंग देखा जो कि आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, सैंपल स्पेस, इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, कॉम्प्लीमेंट,
सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, इक्वली लाइकली, एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसको हम लोग डिसजॉइंट भी बोलते हैं। तो डिसजॉइंट का ये भी मतलब होता है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0, मतलब इन दोनों इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मैं सेट के प्रोबेबिलिटी में इसको वेन डायग्राम के फॉर्म में शो करूं तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ए एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग बी, ये दोनों के बीच में कोई भी चीज जो है वो कॉमन नहीं होगी, ठीक है। तो ये इसका जो है एक तरीके से प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ये सब बेसिकली आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। जैसा मैंने बताया, इसमें से कोई भी वर्ड आपको जो है वो क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। अगर आपको अभी भी किसी वर्ड में कंफ्यूजन है तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो। अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है तो आप गूगल पर भी जाकर के इनकी डेफिनेशन एक बार जो है वो देखोगे तो आपको ज्यादा बेटर वे में भी और ज्यादा समझ में आ जाएगा, जस्ट इन केस अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आया तो ये कुछ बेसिक वर्ड्स थे, टर्मिनोलॉजीज थी जो कि प्रोबेबिलिटी में यूज होता है। इसके अलावा हम लोगों ने जो सेट्स में वेन डायग्राम में चीजें पढ़ी है, मोर और लेस यहाँ पर भी जो है वो चीजें ऐसी की ऐसी वर्क करती है। जैसे अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो हम लोगों ने जो फॉर्मूला सेट में पढ़ा था, ठीक है, उसी तरीके से ये भी चीज जो है वो आगे चलेगी। मैं इसको जो है वो क्वेश्चन में बताता चलूंगा सेम तरीके से। जैसा मैंने बोला, इस चीज को करने से पहले, प्रोबेबिलिटी को समझने से पहले आपको जो है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से आना चाहिए एंड सेट्स का भी जो है वो ओवरऑल कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम लोग जो है वो डिफरेंट टाइप के इस पर्टिकुलर वीडियो में क्वेश्चन करने वाले हैं। हम लोग बॉल्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, कार्ड्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, या फिर अलग अलग जो थियरम्स होती हैं प्रोबेबिलिटी से, ज्यादा क्वेश्चन जो है हम लोग ट्राई करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व करने की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है दैट अ कॉइन इज थ्रोन 3 टाइम्स। एक कॉइन को मैंने 3 बार थ्रो किया, ओके। तो क्या प्रोबेबिलिटी है दैट एटलीस्ट 1 हेड इज ऑब्टेन्ड। तो देखो भाई, जब भी आप एक कॉइन को थ्रो करते हो तो आपका सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा? आपका सैंपल स्पेस बन जाएगा या तो तीनों में आपके हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, या तो आपके 2 में हेड आएंगे, 3rd में टेल आ जाएगा, या तो आपके हेड टेल हेड आ जाएगा, या तो आपका 1st में टेल आएगा, 2 में हेड आ जाएंगे, या तो आपका 2 में टेल आएगा, 1 में हेड आएगा, या फिर आपका 1 में टेल हेड टेल हेड टेल टेल, या फिर 3 बार आपका टेल आ जाएगा, ठीक है भाई। इस तरीके से आपको ये चीज जो है वो सैंपल स्पेस बन गया। अब मुझे क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 हेड इज ऑब्टेन्ड। एटलीस्ट एंड एटमोस्ट में आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना है। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। अब मुझे बोला गया है एटलीस्ट 1 हेड तो होना ही चाहिए, मतलब कम से कम 1 हेड तो होना चाहिए। मतलब मैं 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड तीनों को काउंट करूंगा। तो क्या ये हमारे इसमें कम से कम 1 हेड है? यस, ये है। दिस वन इज ऑल्सो, यहां पर भी 2 हेड है, 2 हेड है, 1 हेड है, तो एटलीस्ट वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। इसमें एक भी हेड नहीं है तो ये हमारा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो? एटलीस्ट 1 हेड कितनों में है? एटलीस्ट 1 हेड है आपके 1 2 3 4 5 6 7 इवेंट्स में एटलीस्ट 1 हेड है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं हमारे सैंपल स्पेस में? टोटल कितने आउटकम्स हैं? 8 है। टोटल केसेस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 8 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 7/8। मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बताया था? फेवरेबल आउटकम, मतलब वो आउटकम जो मुझे चाहिए, मुझे केवल और केवल ये 7 आउटकम्स चाहिए, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने? टोटल नंबर ऑफ आउटकम है आपके 8, ठीक है भाई। आई होप आप ये चीज समझ चुके हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दैट टिकट्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20 एंड आर मिक्स्ड अप एंड देन 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन हैज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। तो कोई इशू नहीं है, आप पहले इसमें सैंपल स्पेस देखो क्या हो सकता है। अगर नंबर 1 से लेकर के 20 तक है तो आपका सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 ऐसे करके टोटल 20 तक जाएगा। ये आपका हो गया सैंपल स्पेस, ठीक है। अब फेवरेबल केसेस कौन कौन से होंगे? मतलब मुझे बेसिकली कौन कौन सी चीजें चाहिए? मुझे चाहिए ऐसे नंबर्स जो कि 3 एंड 5 के, 3 के या तो फिर 5 के मल्टीपल हो, ठीक है। तो मैं क्या क्या लिख सकता हूं? 3 6 9 12 15 18 21, सॉरी 21 तो नहीं आएगा, वाई? बिकॉज ये हम लोगों को 20 तक ही लेना है। 18 तक तो लिख दिया। अब 5 के जो बचे हुए वो लिख देता हूं, 5 10 एंड फाइनली 20, ओके। ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? फेवरेबल आउटकम्स हैं, फेवरेबल आउटकम्स 9 है। टोटल आउटकम्स कितने हैं भाई? टोटल आउटकम्स हैं आपके 20। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/20, यानी कि आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आप इसको
मतलब 15-20 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 2 dice आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टोटल स्कोर ऑफ 7। देखो यहां पर भी आपको पहले तो सैंपल स्पेस डिफाइन करना होगा। सैंपल स्पेस इसमें क्या क्या होगा, आप क्योंकि 2 डाइस मैंने थ्रो की हुई है, तो 2 डाइस को थ्रो करने पर मेरे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो एक में 1, एक में 6 आएगा, एक में 1, दूसरे में 1, ठीक है, और सम टोटल 7 लाना है, ठीक है। तो आपका सैंपल स्पेस जो है वो तो आपका टोटल 36 होगा। आपको पता ही है दैट, देखो सीधी सी चीज है दैट, आप जब एक किसी भी डाई को थ्रो करते हो ना, एक डाई को थ्रो करोगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाते हैं 6। 2 डाई को थ्रो करते हो तो आपके 6 इंटू 6 यानी कि 36। 3 डाइस को थ्रो करते हो तो आपका 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी कि 216। इस तरीके से आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं वो आते रहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर 2 डाई को मैंने थ्रो किया है तो मैं ये वाला केस पिक करूंगा। इस केस के अकॉर्डिंग मेरा टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 36 हैं, ठीक है। अब फेवरेबल केसेस कौन कौन से होंगे, फेवरेबल केसेस की अगर मैं बात करूं तो फेवरेबल केसेस हो जाएंगे आपके कब, जब आपका सम 7 आ रहा हो, यानी कि 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1, ठीक है। तो कितने केसेस हुए फेवरेबल, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी 6/36, यानी कि आपका आंसर 1/6 हो जाएगा, ठीक है भाई। काफी इजी क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं जहां पर आपको बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ ब्लू बैग एंड रेड बैग, ग्रीन बैग, इस टाइप के जो बॉल को ड्रॉ करने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये जनरली आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले आप जाकर के वो वीडियो देखो, तभी आप ये क्वेश्चन समझ पाओगे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है that 4 balls are drawn at random from a bag containing 5 white, 4 green and 3 black balls. Find the probability that exactly 2 of them are white. तो देखो हम लोगों को बेसिकली क्या बोला गया है, हम लोगों को बोला गया है that 2 व्हाइट बॉल होने चाहिए, हम लोगों ने जो फाइनली निकाला है। तो 2 व्हाइट बॉल को हम लोग कितने तरह से निकाल सकते हैं, टोटल कितने व्हाइट बॉल है भाई, टोटल 5 व्हाइट बॉल्स हैं, ठीक है। इन 5 व्हाइट बॉल में से हम लोगों को केवल 2 व्हाइट बॉल्स निकालने हैं। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पर लिखूंगा नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग 2 व्हाइट बॉल्स फ्रॉम 5 व्हाइट बॉल्स। 5 व्हाइट बॉल्स, देखो भाई 5 व्हाइट बॉल्स में से 2 व्हाइट बॉल निकालने के लिए कितने आपके वेज होते हैं, टोटल 5C2 वेज होते हैं। क्यों होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज जो है वो ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। अब देखो हम लोगों को अल्टीमेटली 2 अदर बॉल निकालने हैं, टोटल 4 बॉल निकालनी है ना, तो 2 एक्स्ट्रा बॉल निकालनी है, बट इस बार हम लोगों को व्हाइट में से नहीं निकालनी है, ग्रीन एंड ब्लैक में से ही निकालनी है। तो टोटल कितने बॉल अब मेरे पास बचे, अगर मैं व्हाइट वाले को इग्नोर कर देता हूं तो अब मेरे पास बचे टोटल 7 बॉल्स। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग 2 बॉल्स, केवल 2 बॉल्स, व्हाइट नहीं, फ्रॉम 7 बॉल्स इज इक्वल टू 7C2, ठीक है। क्योंकि भाई व्हाइट तो 2 मैंने निकाल लिए, टोटल बॉल मुझे कितने निकालने थे, 4, तो 2 यहां से निकाले, 2 यहां से निकाले, टोटल 4 हो गए, ठीक है। तो अब मैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात करूं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात अगर मैं करता हूं तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। देखो फेवरेबल आउटकम मेरे कब होंगे, फेवरेबल आउटकम मेरे तभी होंगे जब मेरे 2 बॉल व्हाइट हो एंड 2 बॉल व्हाइट ना हो। मैंने आपको क्या बताया था, एंड में आपको इनटू करना होता है। तो 2 बॉल व्हाइट हो उसकी प्रोबेबिलिटी है 5C2 एंड 2 बॉल व्हाइट नहीं हो उसकी प्रोबेबिलिटी है 7C2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटली मुझे कितने बॉल निकालने हैं, टोटली मुझे 4 बॉल निकालने हैं। कितने बॉल में से, 5 9 10 11 12, 12 में से मुझे 4 बॉल निकालने, तो टोटली मुझे 12C4 बॉल्स निकालने हैं। आई होप आप ये चीज पूरी तरीके से समझ गए हो कि मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने 4 बॉल निकाला है, उन चारों बॉल में से 2 व्हाइट होनी चाहिए। तो 2 व्हाइट निकालने के कितने तरीके पॉसिबल है, हमारे पास कॉम्बिनेशन का आप फॉर्मूला लगाओगे तो 5C2 वेज में आप 2 बॉल को निकाल सकते हो। सिमिलरली 2 एक्स्ट्रा हम लोगों को बॉल निकालने हैं, बट कंडीशन ये है कि वो दोनों बॉल व्हाइट नहीं होने चाहिए, तभी हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो सेटिस्फाई होगा। तो उसको निकालने के कितने तरीके हैं, वो 2 बॉल व्हाइट नहीं होंगे तो ऑब्वियसली मुझे ग्रीन एंड ब्लैक में से ही निकालना पड़ेगा। तो ग्रीन और ब्लैक का सम कितना है, 7 है, तो अल्टीमेटली मुझे 7 बॉल में से 2 बॉल सेलेक्ट करना है।
अब क्योंकि ये दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए और नहीं होना चाहिए, इसमें एंड होना चाहिए, तभी ये दोनों कंडीशन मीट होगी। तो दोनों कंडीशन मीट होने का मतलब है मल्टीप्लाई करूंगा मैं एंड डिवाइड कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस से, जो कि हैं हमारे टोटल कितने 12 में से 4 बॉल निकालने। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14/33। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको ऑलरेडी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बता दिया है, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, कॉम्बिनेशन का ये रूल होता है। डन, चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो ये क्वेश्चन भी ठीक उसी के जैसा है, बस आपको इसको खुद से एक बार कोशिश करो, ट्राई करो। अ बैग कंटेन्स 2 रेड 3 ग्रीन एंड 2 ब्लू बॉल्स। 2 balls are drawn at random. What is the probability that none of them are blue? मतलब अब जो दोनों बॉल्स है ना वो ब्लू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ब्लू नहीं होनी चाहिए मतलब मुझे यहां से बॉल नहीं निकालना है, इन दोनों में से बॉल निकालना है। मतलब अल्टीमेटली मुझे 2 बॉल निकालना है, टोटल कितने में से 7 बॉल में से। ठीक है, ये मेरा टोटल नंबर ऑफ केसेस है। ठीक है, और फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? फेवरेबल आउटकम की अगर मैं बात करूं, फेवरेबल आउटकम कब होगा? जब मैं 2 बॉल निकाल लूंगा जो कि ब्लू नहीं है। मतलब मुझे 5 में से 2 बॉल निकालने हैं, 5C2 निकालना है। 5 ही हुआ ना भाई, 3 + 2 5। ये मैं क्यों नहीं काउंट कर रहा हूं? क्योंकि ये काउंट कर लूंगा तो ब्लू हो जाएगा। फेवरेबल आउटकम हो गया आपका 5C2। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे आपके, टोटल आपको कितने बॉल निकालने हैं भाई? टोटल आपको 2 बॉल निकालनी है 7 में से, तो 7C2। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपका, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यानी कि 5 4 2 2 जा 4 यानी कि हो जाएगा 10। एंड सिमिलरली ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एंड 7 6 2 3 21। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी? आप इन सभी इवेंट को 1A B कुछ भी मान सकते हो, तो आप ऐसा लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी कि 10/21 जो है विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, बस आपको फेवरेबल आउटकम निकालना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड कर देना है, एज सिंपल एज दैट। चलो अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, बस आपको ये खुद से एक बार ट्राई करके देखो। इन अ बॉक्स देयर आर 8 रेड 7 ब्लू 6 ग्रीन बॉल्स। One of the ball is picked up randomly. What is the probability that it is neither red nor green? Favorable outcome देखो भाई इसमें क्या है। फेवरेबल आउटकम कब हो सकता है मेरा? फेवरेबल आउटकम मेरा तभी हो सकता है जब मैं एक ही बॉल निकाल रहा हूं। ठीक है, वो एक बॉल जो है ना वो नीदर रेड नॉर ग्रीन, मतलब वो ना तो रेड होना चाहिए ना ही ग्रीन होना चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए भाई? वो ब्लू होना चाहिए। मतलब मेरा फेवरेबल आउटकम तभी होगा जब मैं एक बॉल निकाल लूं केवल और केवल 7 बॉल्स में से, तो 7C1 जो है वो मेरा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 7 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, यही होगा ना भाई, 7 बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो ये 7 इंटू इसको आप 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल कर सकते हो, एंड इसका आंसर आपका 7 ही हो गया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब आपको टोटल कितने बॉल निकालने हैं भाई? टोटल एक बॉल निकालना है, कितने में से? 8 + 7 + 6 21। ठीक है, तो ये आपका आ गया 21। तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा भाई? प्रोबेबिलिटी की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो हो जाएगा आपका 7/21, यानी कि आप इसको 7/21 को आप क्या लिख सकते हो? 1/3 भी लिख सकते हो। ठीक है, आई थिंक हमारा जो ऑप्शन है वो आप एक काम करो, इसको कट करके 1/3 लिख लो, ये ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है भाई, अब चलो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये हमारे कार्ड्स से रिलेटेड है, तो कार्ड्स के क्वेश्चंस को करने से पहले आपको कुछ कार्ड्स से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पता होना चाहिए। तो चलो मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। सबसे पहले देखो प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं ना उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ओके, एंड 52 कार्ड्स को 13 कार्ड के ग्रुप में डिवाइड किया होता है। मतलब आपके पास स्पेड के 13 कार्ड्स होते हैं, क्लब के 13 होते हैं, डायमंड के 13 होते हैं, एंड सिमिलरली हार्ट के भी 13 कार्ड्स होते हैं, ओके। अब देखो स्पेड जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। स्पेड जो है वो बेसिकली पान के पत्ते जैसा दिखता है, ओके। क्लब जो है वो बेसिकली एक ट्री जैसा दिखता है, इसका मतलब शो करने का। डायमंड जो है वो कुछ इस तरीके का, एंड हार्ट जो है वो इस तरीके का। बेसिकली स्पेड और क्लब जो होते हैं ना वो ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं, एंड जो डायमंड एंड हार्ट होता है वो रेड कलर के कार्ड होते हैं। एंड सभी टाइप के इन चारों के चारों टाइप के जो कार्ड्स होते हैं उनका जो बाइफर्केशन होता है फर्दर वो सेम होता है। सब में एक किंग,
क्वीन, जैक एंड इक्का एस होता है, एंड बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये नंबर कार्ड्स होते हैं, ठीक है। और ये जो किंग, क्वीन एंड जैक होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स याद रखना, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दैट एस जो है वो फेस कार्ड में आता है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, एस जो है वो फेस कार्ड में नहीं आता है। अगर मैं एस को भी इंक्लूड कर लेता हूं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑनर कार्ड्स। ऑनर कार्ड्स, ऑनर कार्ड्स में जो आपका एस है वो आता है, ठीक है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो बिकॉज ये जो आपका इमेज है ये कार्ड्स को समझने में काफी ज्यादा आपकी हेल्प करेगा। ओके, अब मैं आपको कार्ड्स के कुछ इमेजेस दिखा देता हूं। देखो, ये आपके सारे 52 कार्ड्स जो है वो मैंने आपको मतलब एक तरीके से स्प्रेड करके जो है वो दिखाया हुआ है। आप देख पा रहे हो दैट ये जो है ना, ये क्या है, मैंने आपको बताया था, ये है आपका स्पेड, ठीक है। ये रेड कलर का होता है, यहाँ पर आपका गोल्डन कलर दिया हुआ है, बट आप इसको मान के चलो, ये सॉरी नॉट रेड, ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। ये होता है आपका हार्ट, ये होता है आपका क्लब, एंड ये होता है आपका डायमंड, ठीक है भाई। तो ये आपका पूरा कार्ड्स का सेट होता है। आप यहां पर देख ही पा रहे हो दैट यहां पर एस, किंग, क्वीन, जैक सब में कॉमन है। उसके बाद 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ये टोटल 13 कार्ड्स हैं। यहां पर 13, यहां पर 13, इधर 13, इधर 13, टोटल 52 कार्ड्स हो गए। ओके, एस, किंग, क्वीन, किंग, क्वीन, जैक को हम लोग फेस कार्ड्स बोलते हैं। एस को भी इंक्लूड कर ले तो हम लोग उसको ऑनर कार्ड्स बोलते हैं, ठीक है भाई। आई होप आपको कार्ड्स का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड हम लोग अगले कॉन्सेप्ट जो हमारा क्वेश्चन था उस पर हम लोग बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दैट one card is drawn at random from the pack of 52 cards. Find the probability that it is an honor card. देखो ऑनर कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी हम लोगों को पता करनी है, एंड दूसरा इट इज अ फेस कार्ड। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने जानबूझ करके ऐसा लिया है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस कार्ड को मतलब एस को फेस कार्ड में काउंट कर लेते हैं। ये चीज आपको नहीं करना है। फेस कार्ड जो होता है वो हमारा एस सॉरी किंग, क्वीन एंड जैक होता है, एंड जो ऑनर कार्ड होता है वो होता है हमारा एस, किंग, क्वीन, जैक, ठीक है। तो ऑनर कार्ड क्या क्या होते हैं हमारे पास, अब देखो ऑनर कार्ड्स, ऑनर कार्ड्स होते हैं आपके एस, किंग, क्वीन, जैक। अब मैं एक कार्ड निकाल रहा हूं तो टोटल क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एस, किंग, क्वीन, जैक निकल जाए, वो हो जाएगा आपका 4/52, ठीक है। आई होप आप ये चीज समझ गए होगे दैट एग्जैक्टली ऑनर कार्ड जो है ना, टोटल आपके कितने आपके हो सकते हैं ऑनर कार्ड। देखो ऑनर कार्ड आपके टोटल कितने हैं, एस, किंग, क्वीन, जैक, 4 इधर है, 4 इधर है, 4 इधर है एंड 4 इधर है। टोटल ऑनर कार्ड्स कितने हैं, 16 है। तो क्या मैं फेवरेबल आउटकम्स 16 नहीं होंगे, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे आपके 52, क्योंकि 52 कार्ड्स होते हैं। तो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी सिंपली 16/52, यानी कि आपका 4/13, ठीक है। 4 हमारे पास ऑनर कार्ड्स होते हैं। टोटल पैक में कितने ऑनर कार्ड्स होते हैं, 4 × 4 यानी कि 16 क्यों होते हैं, मैंने आपको इमेज से दिखा दिया है। ओके, तो 4/13 हमारा एक आ गया। अब देखो उसके बाद हम लोगों को फेस कार्ड की वैल्यू पूछी हुई है, फेस कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, किंग, क्वीन एंड जैक जो है हमारा फेस कार्ड होता है। तो फेवरेबल आउटकम की अगर मैं बात करूं तो भाई एक सेट में किंग, क्वीन एंड जैक कितने होते हैं भाई, यहां देखो किंग, क्वीन, जैक 3, 6, 9 एंड 12। टोटल हमारे फेस कार्ड्स कितने हुए, 12 हुए हैं। टोटल आउटकम्स कितने होंगे भाई, टोटल आउटकम अभी भी सेम होंगे, 52 होंगे, एंड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी 12/52, दैट कम्स आउट टू बी अराउंड 3/13। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4/13 एंड 3/13, ठीक है भाई। आई होप आप ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझ चुके हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये वाला आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, काफी अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन मैंने किया है। ओके, अब देखो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन इज इफ 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द चांस दैट ऑल विल बी क्वीन। सारे के सारे कार्ड जो है वो क्वीन होंगे, इसकी क्या हम लोगों को प्रोबेबिलिटी है, ये हम लोगों को बताना है। ओके, तो देखो भाई सीधी सी चीज है, आपका फेवरेबल आउटकम की बात करो, अगर फेवरेबल आउटकम्स, तो आपको टोटल फेवरेबल आउटकम कब होंगे, जब दैट ऑल विल बी क्वींस, तीनों के तीनों आपके क्वीन होंगे। तो आपको फेवरेबल आउटकम कैसे पता चलेगा, जब आप 52 कार्ड्स में से 3 क्वीन को निकाल लो।
ठीक है, ये आपके वेज टू ड्रॉ है, सॉरी ये फेवरेबल आउटकम नहीं है, टोटल आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम आपके कब आएंगे? फेवरेबल आउटकम्स आपके तब आएंगे जब आपने जो 3 कार्ड्स निकाले हैं वो तीनों के तीनों क्वीन होंगे। तो भाई देखो क्वीन कितने होते हैं टोटल, टोटल क्वीन कितने होते हैं 1 2 3 4, टोटल 4 क्वीन होते हैं। ठीक है, तो 4 क्वीन होते हैं मतलब आपको 4 में से 3 क्वीन रखना है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4c3 डिवाइडेड बाय 52c3। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/5525। ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। बेसिकली आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट अगर समझ चुके हो तो आपको सारे क्वेश्चन में वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो आप लगा सकते हो, इजीली आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 3 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 4? इसको आप ऑफ कर लो। ठीक है, एक 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो देखो मैंने आपको बताया था दैट टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है ना वो हमेशा 1 होती है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 4 इज इक्वल टू 1। मुझसे पूछा क्या गया हुआ है? एटलीस्ट 1 4, मतलब एक ना एक तो आना ही चाहिए। मतलब जितने में 4 आया है मैं उन सबको काउंट करूंगा। तो बेसिकली मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 को ही काउंट करना है। तो क्या मैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 4 नहीं लिख सकता? ये मेरे लिए ज्यादा इजी होगा कैलकुलेट करना, नॉट गेटिंग 4। ठीक है, अब मैंने 3 डाइस को रोल किया है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे हम लोग निकालेंगे? 6 इंटू 6 इंटू 6, राइट? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके हो जाएंगे 6 इंटू 6 इंटू 6। मैंने पीछे बता चुका हूं क्यों ऐसा होता है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 216 हो जाएंगे। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि हर एक थ्रो में आपका जो है वो ना आए, मतलब 4 ना आए? वो आने की प्रोबेबिलिटी कब है? 4 कब नहीं आएगा? जब देखो टोटल सैंपल स्पेस आपका क्या होता है एक डाइस का, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपका टोटल सैंपल स्पेस होता है। अगर मुझे चाहिए दैट 4 ना आए तो क्या क्या आना चाहिए? 1 2 3 5 एंड 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6। ठीक है, ये एक डाई की, दूसरे डाई की भी 5/6 होगी, तीसरे डाई की भी 6 होगी। ये एंड वाला चलेगा, फर्स्ट में भी नहीं आया, एंड सेकंड में भी नहीं आया, एंड थर्ड में भी नहीं आया। आपका जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा क्या वो ये नहीं हो जाएगा? 1 माइनस 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6। ठीक है, आप देख रहे हो 6 इंटू 6 इंटू 6 हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है 216, एंड 5 5 जा 25, 5 जा 125/216। आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 91/216। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आप इसको नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे दैट हर एक थ्रो में आपका 4 एटलीस्ट 1 के आएगा, बट वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको नॉट गेटिंग 4 वाले कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है भाई, तो चलो भाई अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अ मैन एंड हिज वाइफ अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 पोस्ट. The probability of husband's selection is 1/7 and that of wife's selection is 4/5. Find the probability that only one of them will be selected. देखो अब ये only one will be selected टाइप का हम लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है। only one का मतलब है that जब हमारा हस्बैंड सेलेक्ट होगा ना तब वाइफ सेलेक्ट नहीं होगी, मतलब ये एंड का केस बन रहा है। आप समझ रहे हो? हस्बैंड सेलेक्टेड एंड वाइफ नॉट सेलेक्टेड। सिमिलरली जब वाइफ सेलेक्ट हो जाएगी तब हस्बैंड नॉट सेलेक्टेड। ठीक है, और ये दोनों केस जो है वो आपस में और बन रहा है कि या तो ये पॉसिबिलिटी हो जाए या तो ये पॉसिबिलिटी हो जाए। मतलब हस्बैंड सेलेक्ट हो गया, वाइफ सेलेक्ट नहीं हुई, या फिर वाइफ सेलेक्ट हो गई, हस्बैंड सेलेक्ट नहीं हुआ। इन दोनों में से कोई एक चीज भी मतलब हो जाती है ना तो हमारा जो है वो क्वेश्चन का जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? आई होप आपको जो बेसिक चीज है क्वेश्चन में जो पूछी हुई है वो आपको समझ में आई होगी। ओके, तो अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है? आपको इसको सॉल्व कुछ इस तरीके से करना है। मैंने आपको क्या बताया था? पहला केस क्या है? दैट हस्बैंड गॉट सेलेक्टेड एंड वाइफ गॉट रिजेक्टेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड गॉट सेलेक्टेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ गॉट रिजेक्टेड। वाइफ रिजेक्टेड मतलब वाइफ का नहीं हुआ, मतलब वाइफ जो है उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट वाला जो सेट है उस तरीके से। तो हस्बैंड की प्रोबेबिलिटी कितनी थी सिलेक्शन की?
हस्बैंड की प्रोबेबिलिटी थी 1/7, क्वेश्चन में गिवन है 1/7 जो है वो हस्बैंड की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। 1/7 मल्टीप्लाइड बाय वाइफ के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वाइफ का सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/5 है, टोटल सम 1 होता है तो 1 - 1/5 होगा, एंड जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा समथिंग अराउंड 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 4/5, दैट कम्स आउट टू बी 4/35। ये हमारा पहला केस हो गया, दैट हस्बैंड का सिलेक्शन हो चुका है, वाइफ का सिलेक्शन नहीं हुआ है। दूसरा केस आपका क्या बन सकता है, दूसरा केस बन सकता है कि हस्बैंड का सिलेक्शन नहीं हो पाया एंड वाइफ का सिलेक्शन हो गया। तो हस्बैंड का सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसके लिए 1 - 1/7 करूंगा, एंड वाइफ का सिलेक्शन हो गया, तो वाइफ का सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/5 थी। ओके, आई डोंट नो, यहाँ पर मेरी हैंडराइटिंग आई डोंट नो कि थोड़ी सी ऑकवर्ड सी आ रही है, ओके, बट आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हो। तो 1 - 1/7 कितना हो जाता है आपका, 6/7 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, दैट कम्स आउट टू बी 6/35। ठीक है भाई। अब देखो अल्टीमेटली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या तो ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, मतलब ये और वाला केस है, ठीक है। अब जब ये और वाला केस है तो आप इन दोनों को ऐड करोगे, मतलब 4/35 प्लस 6/35, दैट कम्स आउट टू बी 10/35, यानी कि फाइनली 5 2s are 10 एंड 5 7 जा 35, यानी कि 2/7 जो है वो आपका डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप ये वाला क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से समझे होंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, दैट द अ प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, मैथमेटिक्स का कोई एक प्रॉब्लम है जो कि हम लोगों ने 3 स्टूडेंट्स में बांट दिया गया है। ओके, chances of solving them are 1/2, 1/3 and 1/4, then find the probability that the problem will be solved। देखो इसको मैं जो है ना वो रिवर्स ऑर्डर में अगर कैलकुलेट करूंगा तो मेरे लिए ज्यादा इजी पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली जाओगे तो क्या क्या हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं, दैट हमारा जो फर्स्ट है उसने सॉल्व कर लिया, बाकी दो ने नहीं किया, प्लस सेकंड वाले ने कर लिया, बाकी दो ने नहीं किया, प्लस थर्ड वाले ने कर लिया, बाकी दो ने नहीं किया। इस तरीके से आपको बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन लगाने होंगे, तो इससे बेटर है कि मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में कर लूं, मतलब 1 माइनस, मतलब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड इज इक्वल टू 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व्ड की प्रोबेबिलिटी क्या आपके पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्व्ड नहीं हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो नॉट सॉल्व हम लोगों को कैसे पता चलेगा? 1 माइनस नॉट सॉल्व का मतलब है कि ए से भी नहीं हुआ, बी से भी नहीं हुआ एंड सी से भी नहीं हुआ, तो 1 माइनस 1/2 क्योंकि ए से नहीं हुआ, एंड यहां पर एंड का केस है 1 माइनस 1/3 बी से भी नहीं हुआ एंड सी से भी नहीं हुआ, 1 माइनस 1/4। तो जब आप इन तीनों को सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा समथिंग अराउंड 1 माइनस, ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, दैट कम्स आउट टू बी 3/4। तो अल्टीमेटली आपका जो फाइनल आंसर है वो 3/4 है, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, द फर्स्ट कार्ड इज बीइंग रिप्लेस्ड बिफोर द सेकंड कार्ड इज ड्रॉन। मतलब अब देखो हम लोग जब भी कार्ड निकालते हैं ना, बेसिकली हम लोगों के पास 2 केस बनते हैं, 3 केस बेसिकली बनते हैं। आप पहला केस तो ये बन जाता है दैट आपने कार्ड देखा एंड बस उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी। दूसरा केस क्या बन जाता है दैट आपने कार्ड को देखा, निकाला एंड उस कार्ड को बिना वापस रखे आपने दूसरा एक और कार्ड जो है वो निकाल लिया। तीसरा केस बन जाता है दैट आपने कार्ड को निकाला, देखा, उसको रखा वापस, फिर से दूसरा कार्ड निकाला, देखा, रखा वापस। इस तरीके से जो आपका टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है ना वो हमेशा 52 के 52 ही बने रहेंगे। ओके, तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को पूछा क्या हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज डायमंड एंड सेकंड इज किंग। फर्स्ट कार्ड डायमंड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो भाई देखो डायमंड कितने होते हैं टोटल डायमंड होते हैं 13 कार्ड्स का मैंने आपको पैक दिखाया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड कितना हो जाएगा? 13/52 यानी कि 1/4, राइट। डन। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग,
किंग कितने होते हैं भाई? किंग टोटल 4 होते हैं। एक हार्ट का किंग होता है, एक स्पेड का, एक क्लब का, और एक हमारा एक स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड, 4 किंग होते हैं। एंड टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52, यानी कि किंग के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/13। अब यहां पर मैंने 52 क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि फर्स्ट कार्ड को आपने निकाल करके देख करके उसको वापस रख दिया। ओके, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कार्ड में मेरी ये प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए एंड सेकंड में ये होनी चाहिए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की अगर मैं आपसे बात करूं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो हो जाएगा आपका 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/13, यानी कि 1/52। ठीक है भाई, काफी इजी क्वेश्चन था। आपको बस एंड या फिर और जो भी कॉन्सेप्ट है, एंड और का कॉन्सेप्ट, ये आपको याद रखना है। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। two cards are drawn from a pack of 52 cards. The probability that either both are red और both are king। देखो यहां पर हमारे पास और का कॉन्सेप्ट है। और में मैंने आपको क्या बताया था? और में मैंने आपको बताया था दैट आपको क्या लेना है? यूनियन लेना है। मतलब आपको अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। ए आपको एक इवेंट ले लो दैट आपका जो कार्ड है वो रेड है, रेड, एंड बी आप एक इवेंट ले लो दैट वो जो कार्ड है ना, कार्ड जो है वो किंग है। ठीक है, ये दो आपने इवेंट ले लिया। ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो देखो भाई, रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, दो कार्ड्स को हम लोग ड्रॉ कितने वे में कर सकते हैं? 52C2 वेज में। ठीक है, डन। तो रेड कार्ड हम लोग सेलेक्ट कितने वेज में कर सकते हैं? टोटल रेड कार्ड होते हैं 26, उसमें से हम लोगों को 2 कार्ड सेलेक्ट करना है, तो 26C2 हो गया। सिमिलरली हमारे बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपको नहीं आता है तो आप ये चीज नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आएगा? 20, नॉट लाइक दिस, ये आपका हो गया डिवाइडेड बाय टोटल कितने कार्ड्स आप सेलेक्ट कर सकते हो? 52 में से आपको 2 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा आपका 4C2 डिवाइडेड बाय 52C2। ठीक है, डन। अब देखो भाई, अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की अगर मैं बात करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी नॉट इंटरसेक्शन, यूनियन बी, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका 26C2 बाय 52C2 प्लस 4C2 डिवाइडेड बाय 52C2 माइनस 2C2 डिवाइडेड बाय 52C2। ठीक है, इसको आप जब सॉल्व करोगे फर्दर, ये आ जाएगा आपका 325 बाय 1326 प्लस 6 बाय 1326 माइनस 1 बाय 1326, अल्टीमेटली आ जाएगा आपका 55 बाय 221। ठीक है भाई, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर जो हम लोगों ने 2C2 रखा है ना, अल्टीमेटली ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके जितने भी रेड कार्ड होते हैं ना, उस रेड कार्ड में किंग जो है वो, किंग के रेड कार्ड आपके पास 2 होते हैं। ठीक है, तो आप दोनों में से दोनों को सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दोनों में कॉमन बेसिकली कितने कार्ड है आप अगर देखोगे ना, तो रेड और किंग में कॉमन जो है वो केवल और केवल 2 कार्ड्स होते हैं। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए हो। ठीक है भाई, चलो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। Question is that 2 dice are thrown simultaneously and the sum of number obtained is found to be 7. What is the probability that number has appeared at least once? अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका क्वेश्चन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये मतलब होता है दैट आपका जो इवेंट है वो ऑलरेडी हो चुका है एंड एक कंडीशन पहले ही लग चुकी है, उसके बाद मुझसे प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। यहां पर क्या हो चुकी है इवेंट? यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इट इज फाउंड दैट नंबर्स ऑब्टेन्ड इज फाउंड टू बी 7। अब देखो जनरली आपको पहचानने का क्या तरीका है, आपको इट इज फाउंड ऐसा करके लिखा होगा। फाउंड अगर आपको मिल गया मतलब आप समझ जाओगे दैट ये जो है ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो 7 जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, मतलब एक इवेंट जो है वो हो चुका है। अब मुझसे पूछा गया है दैट क्या प्रोबेबिलिटी थी कि 3 जो है वो कहीं ना कहीं एक बार जरूर से आया होगा। मतलब जो है प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है, मतलब एक इवेंट होने की वजह से टोटल, मतलब यहां पर मान लो कुछ ABC इवेंट हुआ है, इन तीनों की वजह से फाइनल एक इवेंट D हुआ है। क्वेश्चन में मुझे पूछा गया है कि भाई ये जो इवेंट है ना ये ऑलरेडी हो चुका है, आप मुझे बताओ कि B के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है।
ठीक है, बी जो है वो हुआ होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों को फाइंड आउट, मतलब ये पीछे की तरफ से चलता है। ओके, तो अल्टीमेटली यही चीज पूछी हुई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसका प्रोबेबिलिटी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब इसमें जो बाद में लिखा होता है वो ऑलरेडी हो चुका होता है, तो मैं बी इवेंट डिफाइन करूंगा दैट 7 सम इज 7, बी इवेंट क्या है, सम इज 7। ठीक है, ए इवेंट क्या है, 3 हैज अपीयर्ड, 3 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, एट लीस्ट वंस। ठीक है, डन। अब बस मुझे ए इंटरसेक्शन बी एंड बी को अलग अलग निकाल करके फॉर्मूला पुट कर देना है, सिंपल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पहले तो मैं सैंपल स्पेस ऑफ बी फाइंड आउट करूंगा। बी कब कब आ सकता है, 7 सम कब कब आ सकता है भाई, देखो 7 सम आने के लिए मेरा होना चाहिए 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1, ये सब हो जाएगा तो मेरा सम 7 आ रहा है कि नहीं। तो मेरा प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई भाई बी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गई आपकी कितनी, 1 2 3 4 5 6 बाय 36, यानी कि 1/6। सिमिलरली एटलीस्ट एक बार 3 आया होगा, वो क्या होगा, एटलीस्ट एक बार 3 आया होगा, वो कौन कौन से सैंपल स्पेस हो जाएंगे, एक बार 3 1 आया होगा, 3 2 आया होगा, 3 3 आया होगा, 3 4 आया होगा, 3 5 आया होगा, 3 6 आया होगा, सिमिलरली 1 3 आया होगा, 1 4 आया होगा, सॉरी 1 3 2 3 2 3 आया होगा, 3 3 हम लोगों ने लिख लिया है, 4 3 आया होगा, 5 3 आया होगा एंड 6 3। ये सब वो केसेस हैं जिसमें कि एटलीस्ट एक बार तो 3 आ ही रहा है। तो टोटल कितने हमारे प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आ गया आपका 11/36। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले तो आप ए इंटरसेक्शन बी पता करो, मतलब ए और बी में कॉमन क्या क्या है। तो देखो कॉमन क्या क्या है, एटलीस्ट एक 3 है ना, तो यहां पर 3 4 मिल गया कॉमन एक, 4 3, क्या यहाँ पर 4 3 है, यस, एंड और कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 4 4 3, ये हुआ। अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी ए इंटरसेक्शन बी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इन ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2, क्योंकि दो हमारे पास सैंपल स्पेस है, डिवाइडेड बाय 36, दैट कम्स आउट टू बी 1/18। बस आपके पास ये आ चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ चुका है, ए आ चुका है, आपको बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो कैसे आप पुट करोगे, सिंपली आप यहां पर लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि 1/18 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि 6/1, तो आपका आंसर आपका 1/3 आ गया। ठीक है भाई, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है दैट अगर कुछ नंबर हम लोगों को a बाय b बाय c बाय d लिखा होता है तो हम लोग उसको a बाय b मल्टीप्लाइड बाय d बाय c लिखते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो आता होगा। ओके भाई, बात को समझे कि नहीं समझे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आप देख पाओगे दैट यहां पर जो है हम लोगों को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो पूछी हुई है। कैसे, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। इन अ ग्रुप ऑफ 100 कंप्यूटर बायर्स, 40 bought CPU and 30 purchased monitor, 20 purchased CPU and monitors. If a computer buyer chosen at random bought a CPU, मतलब ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, chose at random, it is found that he has bought a CPU, इसमें found word लिखा नहीं हुआ है बट अल्टीमेटली कहना यही चाह रहा है that फाइनल हम लोगों को पता क्या चला that CPU वो ऑलरेडी खरीद चुका है। What is the probability that उसने मॉनिटर भी खरीदा होगा। ओके, मतलब उसने पूछा है that क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम लोगों का जो पर्सन है उसने मॉनिटर खरीदा होगा, जब गिवन है कि उसने सीपीयू ऑलरेडी खरीद लिया है। तो क्या इसका फॉर्मूला अगेन से आप ये नहीं लिख सकते, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, है कि नहीं, ऐसे लिख सकते हो भाई। ठीक है, अब हम लोगों को आगे क्या करना है, हम लोगों को बस इस फॉर्मूले में जो जो चीजें पूछी गई हैं उन सभी चीजों को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम पहले निकालो आप, एम प्रोबेबिलिटी ऑफ सीपीयू, पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो 40 बॉट सीपीयू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना दिया हुआ है हम लोगों को, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हम लोगों को सिंपली 40% यानी कि 0.4 दिया हुआ है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ 30 परचेज्ड मॉनिटर एंड 20 परचेज्ड सीपीयू एंड मॉनिटर, मतलब सीपीयू एंड मॉनिटर कितनों ने खरीदा है, वो खरीदा है आपके
टोटल कितनों ने 20% ने, यानी कि ये हो जाएगा आपका 0.2। ठीक है, बस इसमें मुझे सब चीज एज इट इज दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन में पुट करूंगा 0.2 डिवाइडेड बाय 0.4 दैट कम्स आउट टू बी 1/2। आपका ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, बहुत ही इजी होता है जनरली आपके जो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाली होती है, बस इसमें आपको फाइंड आउट करना क्या रहता है दैट आपका जो क्वेश्चन है उसमें फाउंड लिखा हो, या तो फिर कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया हो जिसमें कि आपको ये पता चल जाए दैट कहीं ना कहीं पीछे की चीज हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, चलो भाई, इसी के साथ हम लोगों का प्रोबेबिलिटी का हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई किए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कुछ काफी सारे हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 14-15 क्वेश्चंस जो है वो ट्राई कर लिए। अब इसके बाद आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपको प्रोबेबिलिटी को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको काफी सारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, बिकॉज जनरली आपके जो बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं वो हम लोगों ने सब कवर कर लिए। बहुत ज्यादा एडवांस क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये मॉडर्न मैथ्स जो है वो जनरली बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। यहाँ से जनरली इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस ही आएंगे। आपको एटलीस्ट 50-55 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, तब जाकर के आप प्रोबेबिलिटी पे एक अच्छी पकड़ बना सकोगे। तो चलो भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।